पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल सीयूटी प्रेप बाय सुपर ग्रेड्स। मैं आप सभी का आशीष सर आज एक बहुत तड़कते भड़कते एक मसालेदार टॉपिक के साथ आप लोग के बीच में आ चुका हूं और अपने रिविजनरी वीडियोस की जो अपन ने बात करी थी उसी का आज एक वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट टॉपिक है और नाम तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। नेशनल इनकम की बात चल रही भैया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है और ये मैं खुद भी मानता हूं कि इस टॉपिक के बिना आपका क्वेश्चन पेपर अधूरा है, ये आप मानो। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्या होता है ना, अल्टीमेटली बच्चा सबसे पहले देखता है नेशनल इनकम का कौन सा क्वेश्चन आया है, कि वैल्यू एडेड मेथड का आया है, कि अपना इनकम मेथड का आया है या एक्सपेंडिचर मेथड का आया है। ठीक है, तो उसके बेसिस वो डिसाइड करता है कि यार वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैं करूं या छोड़ दूं। पर मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, मेरे बच्चे बिल्कुल ये टॉपिक को नहीं छोड़ के जाने वाले हैं और वो पूरे 6 में 6 नंबर लेकर आएंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, आज अपन अपने टॉपिक के अंदर ये समझेंगे कि अपन को नेशनल इनकम के जो वाइल कैलकुलेटिंग द मेथड होता है, ठीक है, उसके अंदर 3 मेथड की बात करेंगे। पहला करेगा आपका वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होगा अपना इनकम मेथड, तीसरा होगा अपना एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर मैं बात करूं ना, तो इसके अंदर अपन ये समझने वाले हैं कि वैल्यू एडेड मेथड का इन एंड आउट ए टू जेड पूरा कवर करेंगे। बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करेंगे अपन और ये टॉपिक को अपन खत्म कर देंगे, पर सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड की बात चलेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स डू बूम बाम। ठीक है, चलो देखो गाइस, पहले अपन क्या समझेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है, जस्ट अ क्विक रिवीजन समझेंगे। क्या है उसके क्यू इन एंड आउट्स होते हैं, क्या किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल इनकम के बारे में अगर कुछ आया लिखने के लिए तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स एज वेल, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। National income is considered as the most comprehensive way to measure performance of the economy। देखो क्या होता है कि अल्टीमेटली नेशनल इनकम क्यों कैलकुलेट किया जाता है कंट्री के लिए, कि अपन कंट्री की स्थिति तो देख पाए कि भैया हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है, उसकी इकोनॉमिक वेल्थ की क्या बात हो रही है, ठीक है, कितना ग्रो कर रहे हैं अपन। उस एंगल को पढ़ने के लिए अपन को नेशनल इनकम की रिक्वायरमेंट होती है और नेशनल इनकम जनरली कैलकुलेट किया जाता है और उसी के बारे में अपन आज समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है whenever a production process, guys slow it down, ध्यान से देखो। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या होता है, जब आपका आरएम गेट्स कन्वर्टेड इनटू एफजी। ठीक है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। टेक्स प्लेस इन फैक्टर इनकम आर पेड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है, तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात चल रही है अल्टीमेटली। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप सर्विसेज देते हैं, किसको, फर्म को देंगे। अब फर्म क्या करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज लेने के बाद आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद वो कंजम्पशन कौन करता है, वी पीपल, आप कौन है, हाउस होल्ड करते हैं, राइट। तो उसके बदले में फैक्टर इनकम पेड ऑफ होती है। ये लॉजिक क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, which means there is an income flow करस्पॉन्डिंग टू एन आउटपुट फ्लो। अब देखो इनकम फ्लो और आउटपुट फ्लो का सिंपल सा मीनिंग एक चीज बता देता हूं मैं, क्या होता है। आउटपुट फ्लो मतलब आपने कितना प्रोड्यूस करा, आपके प्रोडक्शन कितना हुआ पूरे अपने साल का, फर्म की बात चल रही है। ठीक है, तो उस प्रोडक्शन को आप क्या करोगे, रखने के लिए थोड़ा ना प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, उसको क्या करने वाले हैं, बेचेंगे मार्केट में। तो मार्केट में जब आप उसको बेचोगे तो एक्चुअली में उससे क्या होगा, आपके पास क्या आने वाला है, पैसा आने वाला है। तो पैसा जब आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इनकम फ्लो भी तो होगा अल्टीमेटली। तभी तो आप अपने एक्सपेंसेस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे आपके, उनके फैक्टर सर्विसेज की जो पेमेंट करोगे, इसी से तो करोगे। तो ये कोरिलेट करेगा एक दूसरे को बहुत अच्छे से, समझ में आ गया। तो आउटपुट फ्लो करस्पॉन्डिंग में चलता जाएगा इनपुट फ्लो के, सॉरी इनकम फ्लो के। ठीक है, नेक्स्ट है Does production gives rise to income? Obviously प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, इनकम राइज होगी, क्योंकि अपन अपने प्रोडक्शन यूनिट से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उसको अपन बेचने वाले हैं ना। ठीक है, उसी की बात चल रहा है। इनकम रिजल्ट्स इन एक्सपेंडिचर एंड विच रिजल्ट्स इन जनरेटिंग इनकम अगेन। तो अल्टीमेटली वो यही बोल रहा है कि एक साइकिल की बात चल रहा है, कि साइकिल कौन सी साइकिल चल रही है, कि फर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और फर्म किसकी मदद से करने वाला है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से। और वो सप्लाई कौन करता है, अल्टीमेटली हाउस होल्ड्स। और हाउस होल्ड्स को आखिरी में मिलेगा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर कंजम्पशन, और उसके बदले में वो क्या देने वाले हैं, उनको पेमेंट देने वाले। फंडा क्लियर हुआ। तो ये है जस्ट नेशनल इनकम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली में नेशनल इनकम वर्कआउट होता कैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब नाउ ध्यान से देखना, इसमें क्या बोल रहे हैं अपन, 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अपन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अपने 3 मेथड होते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म अपन क्या बोलते हैं, NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट
एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के अपने पास कितने मेथड होने वाले हैं? 3 मेथड। अब 3 मेथड में से अपन इस वीडियो के अंदर कौन से मेथड कवर करने वाले हैं? वी विल कवर वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इसके अलावा कौन से मेथड्स भी होते हैं? इनकम मेथड भी होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और इसके अलावा एक और मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड, उसका भी मैं वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, चलो पहले अपन वैल्यू एडेड समझते हैं और इसको पूरा जैसे बिछा देंगे रोड पे बिल्कुल कि भैया इसके एक एक धागे खोल डालेंगे, इतनी गारंटी मेरी। ठीक है, चलो अब देखो टॉपिक्स, जब वैल्यू एडेड मेथड आपको पढ़ना है, वैल्यू एडेड मेथड जब पढ़ते पढ़ते में आपको इन सारे टॉपिक्स का कवर अप होना बहुत जरूरी है। अगर आपने इन टॉपिक में से एक भी टॉपिक मिस किया तो सॉरी टू से आपकी प्रिपरेशन 100% नहीं है। ठीक है, तो वो क्या टॉपिक्स है वो देख लो एक बार। व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड, अपन को समझना है कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं ऑल, वो वाली चीज। दूसरा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट यूज्ड इन वैल्यू एडेड मेथड, की वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू मेजर वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसके बाद आएगा केसेस वेयर एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टेक्निकल है बट ये रिवीजन करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। Then what is intermediate consumption, which is also known as IC, used in value added method। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। Cases where imports, यहाँ पर exports की बात चल रही थी, याद है, यहाँ पर imports की बात चलेगी जहां पर वो include और exclude होगा किसके अंदर? intermediate consumption के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका precautions under while calculating value added method। अब ध्यान से देखना, हर बार मैंने क्वेश्चन पेपर में नोटिस करा है, एक एक बॉल ऑल्टरनेटिव आप छोड़ के बोल सकते हो कि प्रिकॉशंस तो आता ही आता है, चाहे वो इनकम मेथड का ले लो, एक्सपेंडिचर का ले लो या वैल्यू एडेड मेथड का ले लो। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक्स अपन पूरा कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंदर एंड पूरा अच्छे से अपन को टॉपिक समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। नाउ वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, लेट्स सी। This method is used to measure national income in different phases of a production in a circular flow। Now ध्यान से, डिफरेंट फेजेस कौन कौन से फेज होते हैं भैया? मेरे हिसाब से तो 3 फेज होते हैं। पहला होता है आपका जनरेशन फेज, ठीक है, दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तीसरा होता है आपका डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, इन तीनों फेजेस के अंदर की इनकम फ्लो की बात चल रही है, और इनकम फ्लो की बात चल रही है, कौन सा फ्लो है वो? एक्चुअली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात चल रही है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इन तीनों फेजेस के अंदर का इनकम का फ्लो कितना है वो कौन बताता है अपन को? वैल्यू एडेड मेथड बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन इन द वैल्यू to the raw material which is also known as intermediate goods by a firm in its production process। इसका मतलब कुछ नहीं है, ध्यान से समझो कि भैया फर्म अपने रॉ मटेरियल को परचेज करती है, उसको प्रोसेस करती है और आगे उसका फिनिश्ड गुड्स बनाती है, ये तो मानते हो। ठीक है, तभी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो वो जो रॉ मटेरियल परचेज किया ना मैंने, उस परचेज के अंदर मैंने वैल्यू एडिशन कितना किया? रॉ मटेरियल का प्राइस था मान लो 500 रुपए, ठीक है, उसके अंदर मैंने 100 रुपए का वैल्यू एडिशन करके उसको मैंने कितने का बना दिया? 600 का बना दिया। ये मेरा फिनिश गुड्स हो गया फॉर एग्जांपल। तो ये जो 100 रुपए की बात चल रही है ना, इसमें वैल्यू एडिशन कितने का किया मैंने? 100 रुपए का। तो उसको फर्दर प्रोसेस करने के अंदर अपन किस मेथड के अंदर बात कर लेते हैं? वैल्यू एडेड मेथड के अंदर बात करते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, every individual enterprises add certain value to the product which it purchase from some other firms as a intermediate goods। obviously guys, सिंपल सा पॉइंट बोल रहा है कि भैया मुझे अगर कोई रॉ मटेरियल से लेके मुझे क्या बनाना है? फिनिश गुड्स अपना बनाना है, तो मैंने कहीं से रॉ मटेरियल तो लिया होगा ना, कहीं से तो परचेज किया होगा, है ना? तो वो मेरे लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और उसी परचेज की बात चल रही है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज नाउ GVA at MP एंड GDP at MP। ठीक है, क्या होता है मैं बता देता हूं। GVA at MP इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और GDP MP का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दोनों का मीनिंग एक ही है। वाइल कैलकुलेटिंग अपना क्या वैल्यू एडेड मेथड, आप किसको लेके चलोगे? GVA at MP लेके चल लो, या तो GDP at MP लेके भी चल सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, all producing firms within the domestic territory of a country during a 1 year will sum up to GDP MP and GVMP। ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है? मान लो ये मेरा पूरा देश है, ये भारत है, ठीक है, तो भारत के अंदर जितने भी इस डोमेस्टिक टेरिटोरी की बात कर रहा हूं मैं, जितने लोगों भी ने अपना जो प्रोड्यूसिंग फर्म्स प्रोड्यूसर होते हैं ना, जिन लोग प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उन सबके समिशन की बात चल रही है। और वो पूरे साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी प्रोड्यूस करेंगे, उन सबका समिशन आपका क्या होने वाला? अल्टीमेटली GDP MP एंड GVA MP ही होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, नाउ वैल्यू एडेड मेथड का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होने वाला है, ध्यान से देखना।
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब पता है क्या है, वाइल कैलकुलेटिंग जीवीए एट एमपी, आपका फॉर्मूला क्या होने वाला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ये चीज अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, यही है मेन ट्रिक। इसी के अकॉर्डिंग आपको समझ के चलना पड़ेगा कि कितना अपना क्लासिक एग्जाम्पल कैसे लेके चलना है, क्या क्या मेथड होने वाला है, और यही फॉर्मूला अपन को पुट ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो, अब अपन ने क्या बोला था, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसी की बात चलेगी। और वैल्यू एडेड मतलब क्या होता है, जीडीपी एट एमपी या तो जीवीए एट एमपी, इसी की बात चल रही है। ठीक है, अब उसमें क्या अपन पहला एंगल लेके चलेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट लेके चलेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है। क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके फर्म ने प्रोड्यूस किया है ना ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर, उसी की बात चल रहा है, और उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलेंगे। दैट्स इट, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब वैल्यू, हाउ टू मेजर वैल्यू ऑफ आउटपुट, मेजर कैसे करना है, मेजर कैसे करना है मतलब पता है क्या बोल रहा है वो, कि आपको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया जाएगा, तो उसके दो पार्ट्स होने वाला है इस फ्लो चार्ट के अंदर। देखो ध्यान से, दो पार्ट होने वाला है। पहला होगा जब आपका एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। एंटायर आउटपुट की बात चल रही है कि आपने 1000 बनाया और 1000 क्या कर दिया आपने, ये मैन्युफैक्चर किया था, और 1000 आपने क्या कर दिया, सोल्ड। तो मतलब कुछ बचा, आपके पास कोई स्टॉक बचा हुआ है क्या, नहीं, उस स्टॉक की बात नहीं कर रहा है, वो पूरा बनाया था, पूरा मैंने बेच दिया। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होने वाला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब ये क्या होता है, बताता हूं मैं आपको। क्या होता है, जनरली फर्म जब प्रोड्यूस करती है ना, मान लो उन्होंने प्रोड्यूस किया 1000 यूनिट, ठीक है, तो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद उसमें से उन्होंने क्या करा, 800 मार्केट में बेच दिया, सोल्ड कर दिया, पर 200 ने क्या कर दिया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया। उनको रिक्वायरमेंट आ गई 100 यूनिट्स की, 50 यूनिट की, व्हाटसोएवर, पर उन्हें मैन्युफैक्चर कितना किया था, पूरा 1000 किया, तो 1000 की बात पूरे वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर कवर हो जाएगा। फंडा क्लियर है, ध्यान से देखो। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है द एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब बताए क्या हुआ, अगर एंटायर आउटपुट सोल्ड नहीं हुआ, मतलब 1000 बनाया था मैन्युफैक्चर, और कितना बेचा, 800 ही बेचा, सोल्ड मैंने कितना किया है, 800। तो ध्यान समझना कि 200 का क्या हुआ, 200 आपका स्टॉक बच गया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं अल्टीमेटली साल के एंड में। तो उसी के लिए मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इसमें देखो उसका फॉर्मूला देख लो पहले क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल प्लस दिस इज समथिंग न्यू एंड प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये दोनों देखो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। इसमें क्या ऐड ऑन हुआ है, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक मतलब क्या होता है, ध्यान से याद है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, उसका जो चेंज, जितना अपने पास स्टॉक बचा है उसी की बात चल रही है, उसका यहां पर क्या होगा, एडिशन लेके चलना पड़ेगा। फंडा क्लियर है। तो ये दो तरीके होंगे, क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि आपको पूरे एंटायर यूनिट सोल्ड की अगर बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर पूरे एंटायर यूनिट सोल्ड में कुछ अगर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका बच गया है, तो अल्टीमेटली आपको इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फंडा क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। अब एक नया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या आता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स की बात चल रही है अल्टीमेटली, और वो सेल्स के अंदर किसका एंगल लेके चल रहा है, वो एक्सपोर्ट्स का एंगल लेके चल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है केसेस वेयर एक्सपोर्ट्स एक जगह इंक्लूड होगा और एक जगह एक्सक्लूड होगा इन द केस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। देख लो कौन कौन सा में इंक्लूड कैसे होगा, वो ये समझो। अब बोल रहा है डोमेस्टिक सेल्स ऑफ अ रॉ मटेरियल, मतलब डोमेस्टिक सेल करा, मतलब ये पूरे एक इंडिया की बात चल रही है, यहां पर आपने केरल स्टेट से लेके किसी स्टेट में आपने सप्लाई कर दिया होगा, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितने का सप्लाई किया, 5000 का सप्लाई किया। अब उसने बोला एक्सपोर्ट भी, मतलब मान लो श्रीलंका है अपना, यहां पर उसने एक तो डोमेस्टिक सेल करी और एक उसने क्या करा, एक्सपोर्ट भी किया, पर क्वेश्चन में आपको ये भी एक्सपोर्ट भी देके रखा हुआ है 200 का। तो आप क्या करोगे, एक्चुअल सेल्स कौन सी मानोगे, आप मानोगे 5200, क्योंकि अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, डोमेस्टिक सेल तो किया प्लस उसने एक्सपोर्ट भी किया था, अल्टीमेटली इसी को अपन क्या बोलने वाले हैं, 5200 के एक्चुअल सेल्स अपन बुक कर देंगे। ये फंडा क्लियर हुआ, तो इसमें इंक्लूड का एंगल ये लेके चलना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है कि एक्सक्लूड कब होगा, उसने मान लो डायरेक्ट सेल दे दिया, ये पूरा सेल इधर का इस इंडिया की बात चल रही है, उसने डायरेक्ट सेल कितना दिया, 5000 का, उसके साथ उसने ये भी बोल दिया कि एक्सपोर्ट कितना है, 400 का। तो अब इस केस में पता है क्या होगा, अल्टीमेटली ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल सेल्स देखो कितनी लिखी, इधर 5000 ही लिखी हुई है अल्टीमेटली, समझ में आया। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ,
कि इसमें एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया है। तो एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो, अगर डोमेस्टिक सेल दिया है प्लस एक्सपोर्ट्स दिया है तो अल्टीमेटली क्या होगा, अपन दोनों को ऐड करके इंक्लूड कर लेंगे। पर डायरेक्टली सेल की बात कर दिया, आपको टोटल सेल्स का बोल दिया, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्स ले लेना और एक्सपोर्ट दिया भी होगा तो उसे एक्सक्लूड कर देना। पढ़ना क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ अगेन फॉर्मूला वैल्यू ऑफ सॉरी वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था अपना, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये समझ लिया, ये समझ लिया, ठीक है। अब किसकी बारी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बारी है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन शॉर्ट मैं इतना बोल देता हूं, परचेजेस की बात चल रही, ध्यान से देखो क्या लिखा है। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा, ठीक है। खर्चा इनकर्ड बाय फर्म, किसने इनकर किया होगा, फर्म ने किया है, ऑन परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर फर्म, मतलब मेरे को कोई रॉ मटेरियल मैंने परचेज करा किसी दूसरे फर्म से, परचेज करा है, तो अल्टीमेटली उस परचेज की बात चल रही है और वो उसको क्या बोलूंगा मैं, आईसी बोलने वाला हूं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलने वाला हूं, ठीक है। विच आर मेंट फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ध्यान से, अगर मैंने परचेज करा रॉ मटेरियल, या तो मैं इसी को आगे बेच दूंगा, उसकी भी बात करेंगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आ जाएगा, या तो मैंने इसको फर्दर प्रोसेस करूंगा और फिर उसको मैं अपना फिनिश गुड्स बना के सेल करूंगा, दो वेरिएंट होंगे, तो वो किसके अंदर आने वाला है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब भाई परचेसेस की बात चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो या तो मैं कहीं अपने डोमेस्टिक इनलैंड वहां से फॉर्म से परचेज कर लूंगा, या तो फिर मैं क्या कराऊंगा, इंपोर्ट कराऊंगा। तो इसमें किस चीज की बात चल रही है, इंपोर्ट की बात चल रही है। कहां इंक्लूड होगा और कहां पर एक्सक्लूड होगा, ठीक है। देखो इंक्लूड की जब बात करेगा तो इंक्लूड में क्या लिखा है, परचेज ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर अ डोमेस्टिक फर्म। आपने, ये इंडिया था, ठीक है, आपने केरल में थे, यहां से आपने क्या करा, एमपी से आपने कोई सा क्या बोलते हैं इंपोर्ट करा लिया, अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना हुआ, 2000। दूसरा बोल रहा है इंपोर्ट आपने 600, मतलब मान लो श्रीलंका, श्रीलंका से आपने इंपोर्ट कराया 600 का, तो डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट की अगर अपने बात करी 600, तो देख लो टोटल अपन ने एक्चुअल परचेज कितनी करी हुई है, 2600 की परचेज करी हुई। फंडा क्लियर हो गया। अब इसी में एक्सक्लूड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड में ध्यान से देखो, उसमें बोल रहा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट दे दिया, आईसी की डायरेक्ट बात कर दी, कितना 2000, और इंपोर्ट तब भी दिया हुआ है 200, तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट को कंसीडर करना ही मत, सीधा आईसी उठा लेना। यही सेम केस था अपना एक्सपोर्ट में, वही सेम केस आ रहा अपना इंपोर्ट के अंदर, दैट्स इट। पर एक्सपोर्ट के साथ आप किसको सोच के चलोगे, सेल्स, ठीक है, और इंपोर्ट के साथ आप किसको सोच के चलोगे, आईसी, परचेज, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात चलेगी। पढ़ना क्लियर है? ध्यान से देखो, नाउ द लास्ट पॉइंट है, लास्ट कवरेज है, इसके बाद अपना वैल्यू एडेड मेथड पूरा खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट में। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं आपको वाइल कैलकुलेटिंग, क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, और कौन से मेथड के अंदर, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। पहला पॉइंट देखो, इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ऑब्वियस सी बात है कि इंटरमीडिएट गुड तो मैंने परचेज करा है, दो चीज के लिए करूंगा, या तो फर्दर सेल के लिए करूंगा या तो प्रोसेसिंग के लिए करूंगा, करेक्ट और नॉट। तो इंटरमीडिएट गुड्स को क्या है, अपन नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। दूसरा, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। मतलब फर्स्ट हैंड परचेज, मतलब अगर आप कोई नई गाड़ी उठा रहे हो, नई साइकिल उठा रहे हो, नई कार वार कुछ उठा रहे हो, तो उसका आपका इंपैक्ट क्या है, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन होगा। पर मान लो आपने सेकेंड हैंड परचेज करा, मान लो किसी दोस्त से ही परचेज कर लिया आपने इंपैक्ट, तो वो उसका अंदर कैलकुलेशन नेशनल इनकम के अंदर नहीं आने वाला, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अभी सुना था अपन ने, पहले बताया था मैंने, ठीक है। बट क्या बोल रहा है इधर, डोमेस्टिक सर्विसेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड लाइक सर्विसेज ऑफ मदर। देखो क्या होता है, सेल्फ कंजम्पशन अगर आप कोई कर रहे हो, मान लो आपकी मम्मी ने आपको घर पे रोटी बना के खिला रही है, राइट, तो रोटी बना के खिला रही है तो वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे क्या, नहीं, वो आपसे क्यों पैसे चार्ज करने वाली। तो उन सारी जो सर्विसेज होती हैं, जो कि इन सब का अपन सम अप कर ही नहीं सकते, राइट, बिकॉज दे आर वैल्यूएबल, वो चीज अपन मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन सारे सेल्फ कंजम्पशन के एंगल को, जो कि डोमेस्टिक इन नेचर होते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज को अपन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये इंक्लूड नहीं होगा, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर ऑब्वियसली विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने सेल एंड परचेज करते हो शेयर मार्केट्स के अंदर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो क्या रहता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है, ठीक है। आप क्या अपना इनकम का आउटपुट फ्लो या इनकम फ्लो की बात चल रही है क्या इसके अंदर, नहीं, ये सब पूरा एक, इसको अपन फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं, तो इसके बेसिस पे आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते और वो एक्यूरेट इतना आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इनको इंक्लूड नहीं करना वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अरे सर ये दो बार आ गया, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है,
कि सेल्फ कंजम्पशन इधर है बट नॉट डोमेस्टिक सर्विस। इधर क्या था, डोमेस्टिक सर्विस था, इधर डोमेस्टिक सर्विस नहीं है। इधर क्या हो जाएगा, विल बी इंक्लूडेड। अब इसके विल बी इंक्लूडेड मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कि फर्म प्रोड्यूस करती है 1000 यूनिट, 1000 में से 800 ने मार्केट में सेल कर दिया, पर 200 ने सेल्फ कंज्यूम कर लिया होगा कैप्टिव कंजम्पशन के रूप में, तो उसका कैलकुलेशन की बात चल रही है और वो इंक्लूड होता है। वो मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था, याद करो, ठीक है। तो इसको इंक्लूड अपन करेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या बोल रहा है, चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ऑब्वियसली बात है, चेंज इन स्टॉक अपना खुद का पार्ट था ना, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करी थी, 800 अपना इस साल बिक गया, बचा कितना 200, तो 200 का वाइल नेक्स्ट ईयर कैलकुलेशन में हो जाएगा, वो चीज इंपैक्ट आ जाएगा, पर अल्टीमेटली प्रोड्यूस तो हुई थी, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक था जो भी था, पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। फंडा क्लियर हुआ। आप मानोगे नहीं, आपने वैल्यू एडेड मेथड को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे खत्म कर लिया है। ट्रस्ट मी, इससे आगे हटके कुछ भी नहीं आने वाला है। दिस वॉज मैक्सिमम, और इससे आगे कभी एग्जामिनेशन से कुछ भी नहीं पूछेगा। आप अपना रिवीजन करो, और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और मैं आपको उस कमेंट बॉक्स में रिवर्ट करके आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। टिल दैट टाइम डू रिवाइज एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।